विजन ऑफ न्यू इंडिया, बढ़ता भारत, उभरता भारत। जिम्मेदारों से जानिए न्यू इंडिया का ब्लूप्रिंट है इनका। और हमारा आखिरी पैनल भी सर के साथ ही होने वाला है। स्पेशल गेस्ट है हमारे, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं होटल ताज पैलेस दिल्ली से। भारत, उभरता भारत, न्यू इंडिया का ब्लूप्रिंट कैसे सच होगा, चमकते भारत का सपना। दरअसल भारत 24 मंच के ऊपर दिग्गज मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। ये भारत 24 का वो कॉन्क्लेव जिसमें न्यू विजन ऑफ क्योंकि न्यू हमारे इंडिया बीच एक कलाकार भी मौजूद कैसे है, आगे बढ़ेगा। करण थापा जी मंत्री से भी अनुराग ठाकुर आप भी मंच पर पहुंच गए हैं। फेलिसिटेशन के लिए उनका प्लीज। बुके भेंटकर स्वागत किया जा रहा है। कई खास मेहमान इससे पहले जिनके साथ पैनल डिस्कशन हुआ वो बताते भी नजर आए कि भारत का विजन और न्यू इंडिया का न्यू विजन किस तरीके से सभी के सामने आएगा। डॉक्टर जगदीश चंद्र अतिथियों का सम्मान करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुके भेंटकर उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और ये प्रथम पूजनीय गजानन गणपति बप्पा की पोर्ट्रेट उनको गिफ्ट की गई। बढ़ता भारत, उभरता भारत और इन सब के बीच हमारी स्टार एंकर भी है यहाँ पे पूर्णिमा जो न्यू मिश्रा। इंडिया है मैम आपसे भी रिक्वेस्ट वो न्यू विजन के साथ कैसे आगे बढ़े इसको लेकर मंथन हो रहा है। फेलिसिटेशन अधूरा रहेगा। और इस पैनल डिस्कशन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ जोरदार प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया के न्यू विजन को लेकर मंथन हो। अनुराग ठाकुर जी का और सर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे कुछ अतिथि हैं उनका फेलिसिटेशन अगर आप कर दें। मनोज जिज्ञासी सर से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप मंच पर आए। मैं एक एक करके हमारे अतिथियों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी मिस्टर सुनील रामदास अग्रवाल जी से, चेयरमैन है द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के, प्लीज आप मंच पर आए। आउटस्टैंडिंग वर्क इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आपको यहाँ आज सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संजीव जुनेजा को, मैनेजिंग डायरेक्टर है दिविसा हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के और एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक स्किन केयर एंड पर्सनल केयर कैटेगरी के चलते इनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। तालियों का दौर देखिए रुकना नहीं चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगी अब मिस्टर मनदीप सिंह बासु को, सीईओ है जगत फार्मा के, डायरेक्टर है डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के, एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन के चलते इनका फेलिसिटेशन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मिस्टर कौशिक सरकार, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ सत्यम रॉय चौधरी, चांसलर है सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी टेक्नो इंडिया ग्रुप के। एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए इनका फेलिसिटेशन होना है। साथ ही मैं मंच पर बुला रही हूं अब श्रेयस जैन को, सीईओ एंड एमडी हैं डॉक्टर एसके जैन्स बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के। एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर के लिए इनका फेलिसिटेशन आज किया जा रहा है भारत 24 के मंच पर। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं पैनल की ओर। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा को। थैंक यू सो मच आयुषी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी लोगों से कि अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें
ताकि इसके बाद इस चर्चा की हम शुरुआत कर सके। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अनुराग ठाकुर के लिए। हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ INB। ये तो हो गई पोर्टफोलियो की बात, लेकिन इसके साथ साथ खेल से लेकर राजनीति तक के माहिर खिलाड़ी अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तालियां जल्दी से, बहुत जोर की, और उसके बाद पहले सवाल की शुरुआत, क्योंकि सर करंट अफेयर्स अभी उसी के साथ शुरुआत करते हैं। और अभी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और लगातार हमने तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री का ये विजिट कितना शानदार रहा। सबसे पहले तो उसी को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि एज अ ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से स्टैंड आउट करते हैं, विदेशों में भारत की पहचान बनाते हैं और भारत को आगे बढ़ाते हैं। हम विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, दोनों को जोड़कर आप कैसे देखते हैं? मेरा पहले तो सबसे निवेदन है, अगर आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे भी शुरू कर सकते हैं, करिए, वी कैन स्टार्ट नाउ। सवाल मेरा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका विजिट को लेकर है, और जैसा कि मैंने कहा कि ग्लोबल लीडर भारत को एक विश्व पटल पर लेकर जाना, और पूरे विश्व भर में न सिर्फ प्रधानमंत्री की बल्कि देश की वाहवाही, और आज हम विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसी पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री की इस विजिट को लेकर? मुझे लगता है हर भारतीय के लिए गौरव का पल है जब नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, आज अपनी US की स्टेट विजिट पर हैं और दुनिया भर की निगाहें इस विजिट पर हैं। ये ऐतिहासिक दौरा है जहां US के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने एक स्टेट गेस्ट के रूप में उनके लिए डिनर भी दे रहे हैं। तो वहीं पर एक ऐसा अवसर है जहां पर दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों हाउसेस के सदस्यों को संबोधित करेंगे। ये बड़े गर्व की बात न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि पूरे भारत के लिए है। और वहीं पर जहां स्टेट गेस्ट जो बाइडेन की सरकार में केवल तीसरे दुनिया के ऐसे नेता को बुलाया गया है, तो कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को उसके लिए बुलाया गया है। तो भारत के बढ़ते कदम है। अगर आप आज से 1-1.5 महीना पहले की विजिट को देखेंगे, 6 दिवसीय दौरे को, तो तब भी G7 के दौरे पर गए, लेकिन 23 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई जो किसी देश के राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अपने देश से, ऑस्ट्रेलिया स्पेशली मोदी जी से मिलने आए। और अगर आप पिछले 5-6 महीनों का दौर देखेंगे तो इसमें ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। US के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मोदी जी की विजिट का इंतजार करूंगा, और मेरे उस भोज में टिकटें खत्म हो चुकी हैं और उसको अटेंड करने वालों की, मांग करने वालों की लंबी कतार है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा मोदी इज द बॉस। तो ये एक नहीं, अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने भारत के नेता के प्रति जो कहा है, इससे पता चलता है दुनिया को भारत में उम्मीद है, भारतीय नेतृत्व में उम्मीद है, भारतीयों से उम्मीद है। और जब कोई किसी में होप देखता है ना, तो एक बहुत बड़ी बात है, और हम सबको इस उम्मीद पर खरा उतरना है। ये दुनिया की उम्मीद भारत से है और भारत के नेतृत्व से है। और मेरा इतना ही कहना केवल इस दौरे के लिए है कि मोदी जी अगर US गए हैं तो जहां वहां पर अमेरिका वालों का दिल जीत कर आएंगे, वहीं पर भारत के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। आज से औपचारिक बैठकों की शुरुआत हो जाएगी, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, फ्यूचर एंगेजमेंट्स की बात हो। भारत अमेरिका के रिश्ते इन अगले 2 दशकों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, और अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में जहां भारत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, वहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते भी नई ऊंचाइयों पर जाएंगे।
जी, और बिल्कुल क्योंकि आपने अमृतकाल की बात की, पहले तो बधाई मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की, और इन 9 सालों में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, ऐसे बहुत सारे कदम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए जो एक भारतीय होने के नाते हर किसी को गौरवान्वित करता है। सबसे पहले तो उसी उपलब्धियों पर, उन तमाम उपलब्धियों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। इन 9 सालों को आप कैसे आंकते हैं और भारत देश को बीते 9 सालों में कितना बदलता और कितना नया भारत होते हुए आपने देखा? देखिए, मुझे लगता है एक शो में तो सारी उपलब्धियां 9 साल की बतानी असंभव है, लेकिन जितने युवा यहां पर बैठे हैं मेरे सामने इस कार्यक्रम में हैं, पगड़ी पहने एक नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, हाथ में मोबाइल फोन है, कुछ और युवा इस तरफ बैठे हैं। ये इतने युवा हैं कि शायद इनको आज से 10 साल पहले क्या था इनको आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी उम्र 19-20 साल की होगी। लेकिन आज से 10 साल पहले देश में कोई ये सोचता नहीं था कि बगैर घोटाले की भी सरकार चल सकती है। जो किसी ने सोचा ना था हमने वो करके दिखाया, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन के नए आयाम स्थापित करके पिछले 9 वर्षों में दिखाए। जो कभी सोचा ना था कि 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीबों को देंगे, गरीब को पक्के मकान बनाकर दिए। जो सोचा ना था कि एक गरीब महिला रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हे पर खाना बनाएगी, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर के कनेक्शन मुफ्त में दिए। जो सोचा ना था कि अपना शौचालय भी होगा, 12 करोड़ शौचालय मात्र 3 वर्षों में बनाकर दिए। जो सोचा ना था कि हर घर को बिजली होगी, हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति का बैंक खाता होगा, वो भी करके दिया। जो सोचा ना था कि मोबाइल फोन से भी पैसों का लेन देन होगा, दुनिया की सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स 41% भारत ने वो भी करके दिखाई। जो सोचा ना था कि हर घर नल से जल पहुंचेगा, लेह लद्दाख के 17,000 फीट में भी वो घर तक नल से जल पहुंचाया। जो सोचा ना था धारा 370 हटेगी, सदा सदा के लिए उसको भी समाप्त किया। जो सोचा ना था ट्रिपल तलाक से निजात मिलेगी, सीए जैसा कानून आएगा, वो भी करके दिखाया। जो सोचा ना था कि अयोध्या धाम बनेगी, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करके दिखाया। तो जो सोचा ना था वो करके दिखाया है। इसलिए मेरा कहना केवल इतना है कि 9 वर्षों में हमने प्रयास किए कि गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, महिला, मजदूर, नौजवान, किसान को उनके हक दिए जा सके। और आज हम कह सकते हैं और जनता कहती है ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। तो ये अपनापन जो जनता में है, और मन की बात से जैसे मोदी जी ने उन तक अपनी बात पहुंचाई है, जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है। आज दुनिया के किसी भी देश में हो, हर भारतीय को गर्व महसूस होता है कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। जिस इंडियन पासपोर्ट की कभी वैल्यू नहीं थी, आज लोग गर्व से कहते मैं हिंदुस्तानी हूं। ये सबसे बड़ा फर्क है। और जब मैं कहता हूं धारा 370 हटी, तो क्या हुआ? जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक मिला, जम्मू कश्मीर का विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, पर्यटन कई गुना ज्यादा बढ़ा। आज वहां के खिलाड़ी देश के लिए कितना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कानून के बदलने से जो दूरियां थी वो मिट गई, अपनापन ज्यादा बढ़ गया। इस बार भी नीट के रिजल्ट देखिए, शानदार प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के युवाओं ने किया है जी। ये मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि 9 वर्षों में हमारी आंखों के सामने सब संभव हो पाया। लेकिन कई बार लोग कहते हैं बहुत कर दिया। मैं कहता हूं नहीं, अभी तो ये ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। और ये नींव रखी है हमने, ये नींव रखी है हमने भारत को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जो भारत डिजर्व करता है। और किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए आपको नींव मजबूत रखनी होती है। ये तो नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो हमने किया है, लेकिन इस मजबूत नींव को रखकर भारत को सुपर पावर भी बनाएंगे, विकसित भारत भी अगले 25 सालों में बनाकर देंगे, इस बात का विश्वास दिलाते। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं बढ़ता भारत, बदलता भारत, और आज इसी न्यू विजन ऑफ इंडिया पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अनुराग जी आपने कहा कि लोग कहते हैं ये मेरी सरकार है,
लेकिन विपक्षी एकता का दम भरने वाले एक बैठक भी करने वाले हैं, बार बार विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश भी होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये विपक्षी एकता बीजेपी के लिए चुनौती है? देखिए, राजनीति में आपको कुछ भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हम हर चुनाव बड़ी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और इसलिए लड़ते हैं जीतने के लिए और जीतकर जनता की सेवा करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जीते, 2019 में भी जीते, तब उन्होंने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बन के काम करूंगा। तो 9 सालों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। प्रधान सेवक बन के कार्य किया, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और गरीब कल्याण के लिए इतने कार्य किए कि आज 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलकर 9 सालों में आए। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो 9 सालों में मोदी सरकार ने किया। अब जिनको आप विपक्षी एकता कहते हैं वो कौन है? लालू जी, जिन्होंने जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, जिन्होंने जॉब के बदले प्लॉट, जॉब के बदले जमीन। दूसरी कौन? ममता बनर्जी जी, नकद दो नौकरी लो। और लोकतंत्र का गला घोंटता हुआ अगर कहीं पे देखना है तो पश्चिम बंगाल में दिखता है। तीसरे श्रीमान राहुल गांधी जी, जो भारत को अपमानित करने का विदेशी धरती पर कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का गला घोंटने की जब बात करते हैं तो क्या ममता बनर्जी जी वहां पे क्या कर रही हैं? जब उनके राज्य में हिंसा का दौर चल रहा है, कोई चुनाव आता है तो लाइसेंस टू किल शायद ये साथ में मिल जाता है। वहां बम धमाके होते, गोलीबारी होती है, आपके पर्चे वापस ले लिए जाते हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र का गला कहां घोटा जाता है? नीतीश कुमार जी कहते थे मर जाऊंगा लेकिन हाथ ना मिलाऊंगा। किससे? लालू जी से। आज लालू जी कहते आजा मेरी गोदी में बैठ जा, और उनकी गोदी में जाके नीतीश कुमार जी बैठ गए। क्या ये विपक्षी एकता है? अभी केसीआर पीछे गए थे नीतीश कुमार जी से मिलने, म्यूजिकल चेयर आपने देखा होगा, एक उठता था दूसरा बैठता था, फिर ये उठता था दूसरा बैठ जाता था। अरविंद केजरीवाल जी कहते पहले मेरा एजेंडा लो नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। वहां से स्टालिन जी चलने की बात कर रहे हैं तमिलनाडु से, लेकिन तमिलनाडु में किसी ने पोस्ट डाल दी बीजेपी के नेता ने तो उसको जेल में डाल दिया। तो राहुल गांधी जी क्या लोकतंत्र का गला घोटा क्या किया? आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, कहां है? और राहुल जी, आप और सोनिया गांधी जी तो बेल पर हो, भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हो, ना जाने आपके भविष्य में क्या लिखा है। तो मेरा प्रश्न तो यह है कि कौन लोग इकट्ठे हो रहे हैं? संजय राउत जी आ रहे हैं जो ईडी का मुकदमा झेल रहे हैं, अभी पीछे जेल में जाकर आए हैं। ये कैसा गठबंधन है जहां कोई ईमानदार व्यक्ति उस मंच पर नहीं है? तो अगर आप उस विपक्षी एकता को चुनौती नहीं मानते और आप चुनावों की भी बात करते हैं, तो हमने देखा हिमाचल चुनाव के दौरान आपने कितना जोरदार प्रचार किया, आपकी तो भूमि है वो। फिर हमने कर्नाटक देखा, तो फिर हिमाचल और कर्नाटक में ऐसा क्या हुआ कि आपके हाथ से सरकार फिसली या आपको मौका नहीं मिला और दूसरे उसको इनकैश कर गए? बिल्कुल, हम दोनों राज्यों में हम में कमियां रही। बहुत अच्छा काम हिमाचल की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल, वंदे भारत एक्सप्रेस देश की चौथी चली तो हिमाचल से चली। 4 लेन हाईवेज मनाली तक दे दिया, रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर दे दी। एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए मिल गए। IIIT, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब मिला और हम 0.9% से रह गए, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने के लिए। इसी तरह से कर्नाटक में भी बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हिमाचल में 6 महीने के बाद और कर्नाटक में तीसरे हफ्ते सरकार के हाथ पैर फूल गए। हिमाचल में विकास की बात करो तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और हिमाचल के नेता कांग्रेस के कहते हैं कि हिमाचल 97% हिंदुओं का राज्य है,
हमने हिंदू विचारधारा को हराकर यहां पे जीत लाए। लेकिन आज हिमाचल में हालत देखिए क्या है। एक दलित हिंदू को मार के 8 टुकड़े करके उसके चंबा जिला में फेंक दिया जाता है। सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है। मंडी के शिवरात्रि मेले में किस गाने से शुरुआत होती है, ये हिंदू समाज के एक बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। ऊना जिला में एक डॉक्टर अभद्र भाषा टिप्पणी सोशल मीडिया पर करता है, पूरा बवाल वहां पर मचा रहता है। शिमला पार्लियामेंट्री में एक महिला अपनी जमीन खाली कराने के लिए, घर खाली कराने की गुहार लगाती है, कब्जा करके वहां पर वो व्यक्ति बैठा रहता है। तो हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेस की बार बार नजर आती है। मेरा केवल इतना कहना है, आप जितनी मर्जी फ्रीबीज आप कहते हो देनी है। अब 55,000 करोड़ रुपया अगर एक साल का कर्नाटक जैसे राज्य में केवल फ्रीबीज के लिए जाएगा तो विकास कहां से करवा पाओगे। आज हिमाचल में सड़क बनाना तो दूर छोड़िए, रास्ते बनाने पे संकट खड़ा हो गया। स्कूलों के भवनों की रिपेयर तक के लिए पैसा वहां पे नजर नहीं आता है। तो आखिरकार ये जो सरकारें बनाने के लिए कुछ भी बोल देना और सत्ता में आकर हाथ पैर खड़े हो जाना, इसके 2 लाइव नमूने कर्नाटक और हिमाचल में देखने को मिलते हैं। और पुराने उदाहरण चाहिए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों कांग्रेस शासित राज्यों में देखिए, इन्होंने कहा था हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आज तक नहीं किए। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने जितने वादे कहे थे वो हवा में ही रह गए। अब ये नए नए लॉलीपॉप लेकर चले हैं ताकि वहां पर सरकारें बना सके। देश को देखना यह होगा कि तेलंगाना जैसा राज्य जो कभी कैश सरप्लस था, आज वो कितने लाख करोड़ के घाटे में आ गया है। तो इसमें कौन सी पॉलिसीज का फेलियर केसीआर की गवर्नमेंट का है। कुछ बर्निंग इश्यूज पर आ जाते हैं। आपने अभी फ्रीबीज का जरूर जिक्र किया, लेकिन आजकल हम देखते हैं दिल्ली में बड़ा घमासान है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो केंद्र सरकार का सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और फिर देखो आगे होता है क्या। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की इस कोशिश को या बीजेपी को लेकर बनी इस धारणा को आप क्या सोचते हैं उसे लेकर, या इसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, देश के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले मिस्टर केजरीवाल, उनके राजनीति में आने से पहले से लेकर राजनीति तक के जितने भी बयान देखोगे आधे झूठे और फर्जी हैं। अब वो कहते हैं कि वो पूरे देश भर के ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। अरे वे बाकी फुल स्टेट है, ये नेशनल कैपिटल रीजन है दिल्ली। पहली बात तो उनको ये समझनी पड़ेगी। और नेशनल कैपिटल रीजन होने का एक स्पेशल केस है दुनिया भर में। आप देखिए, अमेरिका के उदाहरण से मैं आपको शुरू करता हूं। अमेरिका में ट्रंप के जाने के बाद जो घटा वहां पे हिंसा हुई, उसके बाद वहां के लोकल रीजन के शक्तियों को और बढ़ाने का काम अमेरिका जैसे देश ने भी किया। दिल्ली केवल राजधानी के साथ साथ यहां पे दुनिया के कितने देशों की एम्बेसीज हैं और कितने इंपॉर्टेंट ऐसे हेडक्वार्टर्स यहां पर हैं जिसकी सेंसिटिविटी को लेकर ये किसी अन्य राज्य की तरह इसको नहीं देखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि केंद्र सरकार के पास अगर कानून लाती है तो बदलाव कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने वो किया है, ऑर्डिनेंस लाए हैं। अब सेशन आएगा तो कानून भी लाएंगे। और इसमें कोई हमें संकोच नहीं कहते हुए कि हिंदुस्तान की इमेज दुनिया भर में जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे लोगों के कारण इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन ये आप इसको प्रोपेगेंडा कह लीजिए या क्रिएशन ऑफ परसेप्शन कह लीजिए, पर ये चल तो रहा है ना। अब आप गीता प्रेस देख लीजिए, एक अवार्ड का अनाउंसमेंट होता है, उसको लेकर बवाल मचना शुरू हो जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी फैसला लिया जाता है, अध्यादेश की बात हो रही है तो उसको लेकर बवाल। और अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि विपक्षी एकता की जो मीटिंग होगी उसमें इसी पर अध्यादेश को लेकर सबसे पहले मैं चर्चा की मांग करता हूं। बाकायदा इसके लिए वो लेटर लिख देते हैं। तो ऐसा क्या कुछ भी नहीं है जो विपक्ष को रास आए? देखिए, 2 दिन रह गए, देखते हैं उनके पहले एजेंडे पे चर्चा होती कि नहीं होती है। और दूसरी बात, जहां तक गीता प्रेस की आपने बात कही, देश तो ऋणी है गीता प्रेस का कि जिन्होंने 100 साल से ज्यादा समय
पोद्दार जी का, उनके सहयोगियों का, जिन्होंने कुछ ना होते हुए भी देश के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों को, साहित्य को न केवल बचाया, आज किसी भी हिंदू के घर में अगर कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ पाया जाता तो गीता प्रेस की बहुत बड़ी देन है। और इस योगदान को ना भुलाया जा सकता है, ना ही भुलाना चाहिए। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ काम करती है। कोई अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई सिख होगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, मुस्लिम होगा, वो अपने धर्म को फॉलो करे। लेकिन जब यहां पे बात आती कि हिंदू धर्म के ग्रंथों को जिस गीता प्रेस ने 4-4, 5-5 पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम किया, अगर उसको गांधी पुरस्कार दिया जाए तो मैं ये तो समझ सकता हूं कांग्रेस हिंदू विरोधी राजनीति करती है, हिंदू विरोधी सोच है, और कांग्रेस की विचारधारा पर, कांग्रेसी विचारधारा वाले ऐसे लोग, वो मुझे लगता है हिंदू विरोधी जो लोग हैं ना, उन्होंने अब कब्जा कर लिया है। वो कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी सैफरन आतंकवाद कहते हैं, और अब गीता प्रेस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इससे पता चलता है कांग्रेस का। आप ही पूरा कर दीजिए। अब जनता समझ आती है, क्योंकि अभी अभी आपने धर्म का भी जिक्र किया। आजकल क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है और हर किसी को सब कुछ कहने का अधिकार है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अभी हमने देखा केरला स्टोरी आई और आपने पत्रकारों को निमंत्रण भी दिया, वो मूवी भी दिखाई, मैं अनफॉर्चुनेटली वहां नहीं थी। अब आदिपुरुष को लेकर बड़ा जबरदस्त बवाल हो रहा है और कितना ज्यादा उसको लेकर रकस है। ऐसे में क्या आपको लगता है, जब लोग कहते हैं कि हमारी फिल्मों के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं को हर्ट किया जा रहा है, तो इस पर एक सेंसर, एक रोक, एक लगाम होनी जरूरी है कि कुछ भी ऐसा सामने आए, लोगों की धार्मिक भावनाएं हर्ट हों, उससे पहले इसे रोका जा सके? देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये उनका काम है कि उन सब पहलुओं पर नजर डालें जिससे कोई भी ऐसा कंटेंट बाहर ना आए जिसके कारण किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए, या कुछ भी ऐसा ना हो जिससे समाज में कोई परेशानी आए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है सीबीएफसी उस दिशा में देख भी रहा होगा, और जो निर्माता, निर्देशक और राइटर और जो डायलॉग राइटर भी है, उन सब ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे ऐसा कोई भी डायलॉग, ऐसे कोई भी सीन वहां पर ना हो जिसके कारण किसी की पर पहले तो तीर कमान से निकल गया ना अनुराग जी। देखिए, मुझे लगता है कई बार ट्रेलर देखना और पूरी फिल्म देखने में बहुत अंतर होता है। आपने फिल्म देखी? मैं देखता नहीं, ना मेरा काम है देखना। अच्छा, काफी लोगों ने फिल्म देखी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसीलिए बना है। थिएटर से बाहर निकलकर लोगों की भावनाएं बड़ी उद्वेलित नजर आई कि हमारे धर्म को इन्होंने आहत कर दिया। पूरा हनुमान चालीसा सब बदल डाला, एकदम सब कुछ बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं फिल्म में, कहते हैं कि पूरे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर दी, शब्दावली बदल दी। मैंने कहा कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक या फिर सीबीएफसी के जो अधिकारी हैं वो इस विषय पर बहुत गहराई से देखेंगे, और जब भी ये फिल्म आए तो ये सुनिश्चित करें कि किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई आहत ना करे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने फिल्मों की तो बात कर ही ली। कश्मीर का आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, और क्योंकि हम अब से थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे जितेंद्र सिंह जी के साथ, और कश्मीर में हमने कहा कि बदलते कश्मीर की तस्वीर बहुत खूबसूरत है। अभी आप भी पहुंचे थे, G20 का हमने देखा कि किस तरीके से आयोजन हुआ। ऐसे में बदलते कश्मीर से लोगों को और कितनी उम्मीदें होनी चाहिए, खासतौर से जब अब इलेक्शन भी किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं कश्मीर को लेकर, और लोग कश्मीर सिर्फ एक टूरिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि अदरवाइज भी कश्मीर को देखना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित वहां पर वापसी करना चाहते हैं। तो क्या रोड मैप उसके लिए है? आपने राह तो आसान कर दी, रोड मैप आगे क्या है? देखिए, जब G20 का आयोजन भारत को मिला तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और G20 भारत के किस हिस्से में हुए भारत को तय करना है। अब मैंने लेह लद्दाख में Y20 की बैठक की तो हमारे पड़ोसी देशों ने उस पर बहुत बवाल काटा और बहुत सारे देशों को रोकने का प्रयास किया गया
इसी तरह से G20 की जब ये टूरिज्म कल्चर की जो हमारी बैठक है, जब उसको भी वहां पर टूरिज्म वाली को किया गया तो उस समय भी बहुत हल्ला हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेह लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, और यहां पर G20 की जो दोनों बैठकें हुई है उसका बहुत पॉजिटिव मैसेज देश और दुनिया में गया है। जिसको कहना था कुछ पड़ोसियों को कहते रहे, लेकिन भारत ने अपनी छाप दुनिया भर में छोड़ दी है। और हम G20 की मेन बैठक जब होगी आप उसको भी देखिए, उससे पहले अब तक सैकड़ों बैठकें हमने भारत में कर दी हैं। इन बैठकों से भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और परंपराओं पर भी बल दिया गया और दुनिया के लोगों ने आके कहा, मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा। फाइनेंस वाली को मैं शुरुआत करने बेंगलुरु गया था, Y20 की मैं 2 मीटिंग्स में असम और लेह लद्दाख गया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भारत ने जिस ऊंचाइयों पे G20 का आयोजन कर दिया है, ये शायद दुनिया का कोई देश उतना बड़ा आयोजन ना कर पाए। ये दुनिया के लिए आपने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सोच थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेके जाएं, सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज में हो, और होनी तो कम बैठकें थी, लेकिन होते होते बहुत ज्यादा बैठकें हो गई, जिसके कारण आज स्कूलों से लेके कॉलेजेस और बच्चे बच्चे तक G20 का आयोजन भारत में हुआ। ये बहुत बात पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस तरीके के कोई आयोजन होते थे तो बॉयकॉट कॉल्स आने लगती थी, बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा चलते थे। लेकिन इस बार कश्मीर की वो खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली। और दूसरी तरफ सराहना करते हुए आपकी आईबी मिनिस्ट्री की पॉलिसीज का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। एक तो जो देश हित के कार्यक्रम आपने हर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित करने की पॉलिसी आप लेकर आए हैं, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। दूसरा, सोशल मीडिया को लेकर जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज थी या इस तरीके के चैनल्स को ब्लॉक करना या उन्हें बंद करना, आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए किस तरीके की स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है मिनिस्ट्री? सोशल मीडिया के लिए आपका कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। आप उसे कैसे मॉनिटर करते हैं और खासतौर से वो देश हित के फ्रेमवर्क में कैसे फिट बैठता है, वो उसके हिसाब से हो सकता है। देखिए, जहां तक अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स की देखें तो उसमें भी सेल्फ रेगुलेशन की बात कही गई, और यहां पे भी डिजिटल मीडिया में ज्यादातर सेल्फ रेगुलेशन तक ही है। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी यहां पर आ रही हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं जहां पर मिस इन्फॉर्मेशन, दुष्प्रचार बहुत होता है। और कोविड के समय न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में ये कहा गया, ये पैंडेमिक नहीं इन्फोडेमिक है। और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, दुष्प्रचार के कारण बहुत सारी मौतें भी हुई। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा अवसर लोगों को दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई चैनल आपकी तरह बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन अगर उनमें क्षमता है छोटी जगह से भी बड़ी खबर देश तक पहुंचाने की, तो टेक्नोलॉजी आपको पावर देती है। उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। प्रचार और दुष्प्रचार में थोड़ा ही फर्क लगता है, लेकिन अंजाम इसका बहुत खतरनाक होता है। कई बार लोग समझते नहीं कि झूठ कहना, उससे कई लोगों को बहुत नुकसान होता है। कई बार दंगे भी भड़कते हैं, कई बार लड़ाइयां भी होती हैं, कई बार एक देश से दूसरे देश के रिश्तों पर भी खटास पैदा होती है, रिश्ते खराब होते हैं। तो ऐसे जो हमारे कानून के अंतर्गत जो दायरे में जो भी प्रावधान है, उनके खिलाफ INB मिनिस्ट्री ने समय समय पर कार्रवाई की है, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो INB मिनिस्ट्री कार्रवाई में कोई संकोच नहीं करेगी जहां पर देश के खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अंतिम सवाल बस इस सेशन को रैप अप करते हुए आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो एक नागरिक होने के नाते अगर मैं आउट ऑफ 10 आपसे कहूं कि प्रधानमंत्री जी को आप कितने नंबर देंगे एक नागरिक होने के नाते, तो क्या देंगे? मैं तो यही कहूंगा, कोई कहता है नया भारत, मैं तो कहूंगा बढ़ता भारत, उभरता भारत और दुनिया में अपनी नई पहचान बनाता भारत। ये तब संभव हो पाया जब 140 करोड़ भारतीयों ने पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई और मजबूत नेता देश को दिया। आज स्थिरता
और निरंतरता इसकी आवश्यकता है, बिकॉज स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इज द की फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर who can guide us and can drive the country on the path of progress. तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 जब आएगा एक साल के बाद, तब देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी, जिसमें दुनिया उम्मीद देखती है, भारत उनको कमान एक बार फिर देगा, 300 पार फिर सीटें जिताएगा। और हम भी देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं, 9 साल ईमानदारी के दिए, 9 साल विकास के दिए, और अगला 1 साल भी उसी दिशा में होगा। और 10वें साल में आपके पास जब वोट मांगने आएंगे तो उपलब्धियों को लेकर भी, ईमानदार चेहरे को लेकर भी आएंगे, और भारत की, नए भारत की बुलंद तस्वीर जो आज दुनिया के सामने हमने पेश की है जी, इस भारत को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, एक भारतीय होने के नाते हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग ठाकुर जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपसे दरखास्त 5 मिनट आपके और समय की मैं करूंगी। एक बहुत खास पेशकश यहाँ पर है जो आपको निश्चित तौर पर पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये आज का एक खूबसूरत लम्हा आपका कैप्चर हुआ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कशिश मित्तल जी से।